नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इन फोकस में एक बार फिर से अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज। तो आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एआई का क्या एक इम्पोर्टेंट रोल रहा या टेक्नोलॉजी का क्या एक रोल रहा भारत में। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर एक सिटीजन को, जो इंडिया का सिटीजन है, हर एक सिटीजन के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग जो सिस्टम है, बैंक सिस्टम है, उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, यानी कि वित्तीय स्थिरता देश में बनी रहे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इसमें ये बोला गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंडिया एक की जो एक पूरी जर्नी रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। टेक्नोलॉजी लेड इकोसिस्टम पावर्ड बाय द कन्वर्जेंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अपना रोल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आधार अनेबल्ड पावर सिस्टम है, आधार पे है, ई केवाईसी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भारत क्यूआर है। तो ऐसे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डीपीआई क्या होता है? एक तरीके का, अगर आप देखें, डीपीआई एक तरीके का कोर डिजिटल नेटवर्क होता है जिसमें कंट्री डिलीवर कर सकते हैं अपने क्या पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज को, किसको? अपने सिटीजन्स को। कोई भी देश अपने लोगों को अगर कोई सर्विसेज देना चाह रहा है तो वो डिजिटल नेटवर्क के थ्रू बहुत इजी वे में दे सकता है। यानी कि जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक जैसे हाईवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स होते हैं, उसी तरीके से डीपीआई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ इनविजिबल डिजिटल हाईवे, है ना। जैसे मॉडर्न इकोनॉमी के फंक्शन के लिए और उसे एफिशिएंट बनाने के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हाईवेज, रेलवेज, इन सब की जरूरत होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि इकोनॉमी टू फंक्शन एफिशिएंटली, मॉडर्न इकोनॉमी टू फंक्शन एफिशिएंटली, यानी मॉडर्न इकोनॉमी एक अच्छे तरीके से फंक्शन तब कर सकती है जब उसमें डिजिटल होना चाहिए। और डीपीआई का मतलब क्या हो गया कि डीपीआई कोई भी एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है, कोर डिजिटल नेटवर्क सिस्टम है, जो कंट्रीज को अपने पब्लिक यानी लोगों को या प्राइवेट सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचाने में सहायक होती है। लाइक कोई भी चीजें आप देखेंगे, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सारी चीजें तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये पहुंचाता है। तो डिजिटल हाईवे की तरह हम इसे देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल हाईवे अगर हम बोलते हैं तो किसे बोलते हैं? कि डीपीआई को हम बोल सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल सकते हैं। तो तीन मेजर पिलर्स माने जाते हैं किसके? डीपीआई के। कि डिजिटल आइडेंटिटी, ये सिक्योर करता है यूनिक डिजिटल आईडी दैट वेरीफाइड हु सिटीजन इज, कि कौन सिटीजन है और कौन इस बेनिफिट को ले सकता है, उसके आइडेंटिफाई करता है, ये एलिमिनेट करता है फ्रॉड को और सही लोगों तक सही चीजों को पहुंचाता है। जैसे सीधी सी बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें या हम सब्सिडीज की बात करें, तो गवर्नमेंट अगर किसी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल हेल्प देना चाहती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, तो डायरेक्ट क्या होगा, किसके अकाउंट में जाएगा? जो बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में जाएगा। तो डिजिटल आइडेंटिटी को ये दिखाता है। मेजर चीज है, रियल टाइम पेमेंट की बात करता है, एक फास्ट तरीके से, लो कॉस्ट, और एक तरीके से कहा जाए कि बिचौलिया जो होता है ना, बीच का जो आदमी होता है, उससे फ्री ये पूरा सिस्टम होता है। तो इससे क्या होगा कि ये पेमेंट नेटवर्क दैट कनेक्टेड बैंक, मोबाइल वॉलेट एंड मर्चेंट, इनसे कनेक्टेड होगा। जैसे रिसेंट में ही अगर हम देखें तो ई रूपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यूपीआई हमारे यहाँ ऑलरेडी था ही, तो जो ई रूपी है तो ये भी एक तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो पीडीएस शॉप्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं, सिस्टम की जो शॉप्स हैं, वहां पर राशन की जो दुकानें हैं, वहां पर कूपन्स के थ्रू क्या दिया जा रहा है कि राशन का रुपया दिया जा रहा है इन डिजिटल रुपी के रूप में। तो इसी तरीके से डाटा एक्सचेंज की बात किया जाए तो डाटा एक्सचेंज भी इसमें क्या है कि एक सिक्योर आर्किटेक्चर बनाया जाता है। एक सिक्योर आर्किटेक्चर होता है जिसमें जो पर्सनल डाटा होता है, वो पर्सनल डाटा एक दूसरे के साथ जो बिजनेसेस के लिए शेयर किया जाता है,
बिजनेसेस के लिए शेयर किया जाता है, उसको एक कंसेंट लेयर के साथ और एक सेफ जोन की तरह, एक सेफ तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो डीपीआई का एक 3 पिलर ये होता है कि डिजिटल आइडेंटिटी, रियल टाइम पेमेंट और डाटा एक्सचेंज और या कंसेंट लेयर आर सिक्योर आर्किटेक्ट दैट अलाउ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू शेयर देयर पर्सनल डाटा, लाइक जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, टैक्स हिस्ट्रीज हो गई, with third party services provide safely digitally and only with explicit consent। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीपीआई के 3 पिलर हैं वो क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर इससे बन जाता है। टू द पॉइंट बात करते हुए हम लोग चलेंगे, तो हम देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है। जैसे फाउंडेशन ऑफ जैम ट्रिनिटी, जैम के बारे में हमने अक्सर पढ़ा है। जन धन अकाउंट है, जन धन, आधार, मोबाइल। तो जन धन अकाउंट में हम देखते हैं लगभग 58.1 और 6 करोड़ लोगों का के अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जन धन जो अकाउंट है उसमें आधार कनेक्टिविटी है, एम फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्रिएट करता है कि यूनिक फाइनेंशियल आइडेंटिटी किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, और एंश्योर करता है ज्योग्राफी टू नो लॉन्गर टू बैरियर टू एक्सेस, यानी कि आपका अकाउंट कहीं पर भी है, किसी दूसरे राज्य में, आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो कहीं से भी आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? जैम ट्रिनिटी की वजह से हो रहा है। और ये सब किसकी वजह से? डीपीआई के माध्यम से ही तो हो रहा है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का ही तो यूज हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि डिजिटल रेल्स मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी बात होती है ना। यूपीआई के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो टोटल रिटेल पेमेंट वॉल्यूम है उसका 81% किसके थ्रू हो रहा है? यूपीआई के थ्रू हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो गवर्नमेंट का डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसफर ये करती है, गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है सही पर्सन के लिए, जिसके लिए जरूरी है उसी को ट्रांसफर अगर कर रही है, तो गवर्नमेंट ने लगभग इससे क्या बचाया है? गवर्नमेंट को फायदा हुआ 4.31 लाख करोड़ रुपीस जो है इसके थ्रू, डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट ने बचाया है। क्यों? क्योंकि बीच के जो बिचौलिया थे उनको एलिमिनेट कर दिया, जो लीकेज होता था ना, बीच में जो करप्शन होता था उसमें कमी आई है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, चाहे वो ज्योग्राफी की कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आप देखें कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लिंग्विस्टिक बेस पर हो। तो एआई पावर्ड अगर हम इंडिया का देखें तो भाषिनी, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें क्या है कि इंडिया की जो भाषाएं हैं वो दूसरी भाषाओं के साथ क्या हो रही हैं कि मतलब ट्रांसलेट की जा सकती हैं बड़े आराम से। तो द आरबीआई एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन आर डेवलपिंग बैंकिंग भाषिनी। इन्होंने क्या है, बैंकिंग भाषिनी को शुरू किया है, जिसमें क्या है, अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन ऑल 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस। कि 22 जो शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, अपने शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज मतलब जो 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या किया गया है, उनमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे क्या होगा? इससे रिमूव लिटरेसी एंड लैंग्वेज बैरियर, जो लैंग्वेज बैरियर है ना उसमें वो खत्म होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमेशा कि कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई हिंदी भाषा को पढ़ सकता है, इंग्लिश को नहीं जान सकता है, लेकिन पहले सर्विसेज केवल इंग्लिश में दी जाती थी। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लोगों को वो सर्विसेज लेने में डर लगता था। यानी कि जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो हम उससे डरते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती थी। तो उसका एक सॉल्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटली ये हमें मिला है। इसके अलावा रेगुलेटरी इनोवेशन के थ्रू भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सहायक हुआ। जैसे आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अलाउ फॉर टेस्टिंग फिनटेक इनोवेशन लाइक डिजिटल ई केवाईसी। डिजिटल केवाईसी अगर आप देखेंगे तो अब आप घर पे आराम से बैठे हुए आधार, पैन कार्ड इनके थ्रू अपना केवाईसी जमा कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट वाइल जैसे मूल हंटर एआई, ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, ऐसे अकाउंट को डिटेक्ट करता है जो कि फ्रॉड के लिए बनाए गए हैं। तो जैसे मूल अकाउंट क्या होते हैं, तो मूल अकाउंट उसी को ही कहते हैं, मनी मूल अकाउंट किसको कहा जाता है? is a bank or financial account used by criminals to receive and transfer fund obtained through illegal activities like
फिशिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ऐसा अकाउंट जिस का यूज किस लिए किया जा रहा है, क्राइम के लिए किया जा रहा है, क्रिमिनल्स के द्वारा किया जा रहा है, उसको रियल टाइम आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, रेगुलेटरी इनोवेशन के थ्रू हम देखें तो मूल हंटर एआई कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक जो क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, उसको रोका जा रहा है। इसके अलावा हम देखें तो एम्पावरिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको एम्पावर करने की कोशिश की गई है डिजिटली, कि डिजिटल श्रम सेतु utilize AI and blockchain to dismantle structural constraints of the 490 million informal worker. तो फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रियल टाइम स्किल वेरिफिकेशन, ये जब लोगों को मिल रहा है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है तो सीधी सी बात, लोगों के पास पैसा आएगा, बैंकों तक वो पैसा जमा करेंगे और इन फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट बाय यूएलआई, यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के थ्रू, जैसे पहले बहुत सारा पेपर वर्क किया जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी। अगर लोन लेना है, किसी को क्रेडिट लेना है, एमएसएमई में काम करना है, तो इससे क्या होगा, इससे एमएसएमई के लिए पैसा चाहिए होता था किसी को, तो इसके लिए क्या होता था कि भाई लोगों को बहुत सारा पेपर वर्क से गुजरना पड़ता था कि भाई पेपर वर्क इतना सारा है, ये है वो है, मतलब ये लेके आओ वो लेके, बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसका क्या हुआ कि यूनिफाइड जो लैंडिंग इंटरफेस है एक्ट एज अ डीपीआई, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है फॉर द लैंडिंग स्पेस यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि एपीआई का यूज कर टू एक्सेस क्रेडिट वर्थ इनेस through digital footprint, potentially unlocking the 130 to 170 बिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट गैप फॉर एमएसएमई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रेडिट यानी कि जो लोन को लेकर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रिक्शन लेस हुआ है, उसमें जो कागजी कार्रवाई या बार बार जो दौड़ना था उसमें कमी आई है। इसके अलावा जो सर्विसेज देने के लिए अगर हम देखें तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अनेबल सिक्योर वॉलंटरी शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के बीच में जो फाइनेंशियल डाटा का ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि ये एक पेपर जो है आपको इस डिपार्टमेंट में जमा करना है तो डिपार्टमेंट ए में जाइए, फिर वहां से एक पेपर मिलेगा तो उस पेपर को लेकर आप जाइए डिपार्टमेंट बी में जाइए, डिपार्टमेंट बी से डिपार्टमेंट सी में जाइए। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आपने पेपर डिपार्टमेंट ए में दिया, ये यहां से अपने आप ही ट्रांसफर होता हुआ अगले में चला जाएगा। कैसे? डिजिटली ये चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जैसे लोन अप्रूवल हैं और जो अदर जो सर्विसेज हैं वो बहुत इजीली दी जा सकती हैं। जैसे अगर आपने अपना पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड के थ्रू उसमें आपका सिविल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। सिविल अच्छा है तो फिर आगे बैंक उसको ट्रांसफर करेगा, वो अगले डिपार्टमेंट में, फिर अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा। तो आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने अपना डिटेल्स दिया वो आगे अपने आप ही जाता चला जाएगा। तो यही डिजिटल अगर हम कहा जाए तो एक इम्पोर्टेंस है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सभी चीजें आ रही हैं, वो सभी डिजिटल सर्विसेज आ रही हैं जो लोगों को यानी कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इज अ रिवोल्यूशनरी डीपीआई in India that allow individual to share their financial data securely and digitally between different institutions with their explicit consent। तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी हमने पीछे भी देखा कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है, ये भी एक डीपीआई है जो इंडिविजुअल्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने जो फाइनेंशियल डेटा हैं या डिजिटल डेटा है उसको सिक्योरली और डिजिटली अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ वो शेयर कर सकते हैं आराम से, और उस पर जो सर्विसेज है उसको वो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ अफेयर्स ग्रेड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यूपीएससी अपना ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है और इस तरीके की गवर्नमेंट जो इश्यूज कर रही है, खासतौर पे जो पीआईबी पर चीजें आ रही हैं, अगर आप उनको कवर करते हुए चलेंगे तो यकीन मानो
कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जैसे यूपीएससी 2026 प्री की बात करें तो इसमें 75% क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखेंगे कि कहाँ से है, करंट अफेयर से। तो अफेयर्स ग्रिड को शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।